लास्ट मोमेंट रिवीजन में आपका स्वागत है दोस्तों। जैसा कि हम लोग 2018 ग्रुप डी से जितने भी साइंस के क्वेश्चन पूछे गए थे उसका हम लोग सोल्यूशन करा रहे हैं। देखिए, इस क्वेश्चन से रिलेटेड आपका जो भी डाउट हो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, ताकि हम पूरा कोशिश करेंगे कि आपका डाउट क्लियर हो, वो भी कॉन्सेप्ट के साथ। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। तो चलिए आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 270। देखिए, एल कक्ष में रखे जा सकने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है। देखिए, इस क्वेश्चन को बनाने से पहले आपको एक फॉर्मूला याद रहना चाहिए। देखिए, बोर के परमाणु मॉडल के अनुसार, किसके मॉडल के अनुसार? बोर के परमाणु मॉडल। ठीक है, बोर के परमाणु मॉडल के अनुसार किसी भी कक्ष में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या। देखिए, बोर के परमाणु मॉडल के अनुसार इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या कितनी होती है? इसका फॉर्मूला होता है 2n(x²), जहां पर n क्या है? कक्ष की संख्या, कक्षा की संख्या। n किसको दर्शाता है? कक्षा की संख्या को दर्शाता है। ठीक, देखिए, जैसे कि बोर के परमाणु मॉडल के अनुसार, ठीक है, यहाँ पर नाभिक रहता है। इलेक्ट्रॉन क्या करता है? इलेक्ट्रॉन जो रहता है वह कक्षा के चारों ओर क्या करता रहता है? गति करता रहता है। देखिए, इसको हम लोग k मान लेते हैं। ठीक, ये l हो गया, ये m कक्ष हो गया और ये n कक्ष हो गया। देखिए, k का मान यहाँ पर कितना होता है? k का मान 1 होता है, l का मान कितना होता है? 2 होता है, m का मान कितना होता है? 3, और n का मान कितना होता है? 4। ठीक, तो देखिए, इस फॉर्मूला के अनुसार हम आते हैं, कितना होता है? 2n(x²), इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या। इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या बराबर क्या होता है? 2n(x² होता है। यहाँ पर 2 लिख लेंगे। देखिए, किस कक्ष में पूछ रहा है? l कक्ष में पूछ रहा है। l का मान कितना है? यहाँ पर l का मान कितना है? 2 है, इंटू 2^2। यहाँ पर कितना हो जाएगा? 2 × 4 बराबर 8 आंसर हो जाएगा। ठीक, देखिए, k बराबर 1 होता है, l बराबर 2 होता है, m बराबर 3 होता है, और KLMN n बराबर कितना होता है? 4 होता है। ठीक, और फॉर्मूला कौन सा लगता है? 2n(x²), किसके अनुसार? बोर का परमाणु मॉडल के अनुसार। देखिए, इसमें एक क्वेश्चन और एक पूछता है, जो बोर का परमाणु मॉडल है जिसमें इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या निकाला जाता है। यह ज़्यादा से ज़्यादा 18 परमाणु क्रमांक वाले तत्वों पर अच्छे से लागू होता है। कहाँ तक लागू होता है? 18 परमाणु क्रमांक वाले तत्वों तक। ठीक है, इसके बाद ये अच्छे से लागू नहीं हो पाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जब तत्वों के परमाणु भार के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित किया जाता है तो पहले तत्व के गुणधर्म 8वें तत्व के गुणधर्म के समान होते हैं, जैसे कि संगीत के नोट्स की तरह। इस नियम को जाना जाता है। देखिए, इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा न्यूलैंड्स का अष्टक नियम। देखिए, न्यूलैंड्स का अष्टक नियम के अनुसार क्या था? देखिए, जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर कोई तत्व है, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5, और यहाँ पर 6 और 7। तो देखिए, न्यूलैंड्स का अष्टक नियम के अनुसार क्या होता था? जब तत्वों को परमाणु भारों के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित किया जाता था तो पहले तत्व के गुणधर्म, यानी कि पहले तत्व के जो गुणधर्म था वो 8वें तत्व के गुणधर्म के समान होता था। ठीक, तो यहाँ पर जो तत्व होगा इसके गुणधर्म इसके समान होगा। ठीक, ये कौन दिया था? न्यूलैंड्स का अष्टक नियम। आधुनिक आवर्षण कौन दिए थे? आधुनिक आवर्षण मोसले ने दिए थे। ठीक, मेंडलीव के नियम के रूप में क्या जाता है? देखिए, जो मेंडलीव थे वो अपने आवर्त सारणी को परमाणु भार के बढ़ते क्रम में सजाए थे। परमाणु भार के बढ़ते क्रम में सजाए थे। डोबर्नियर का कौन सा सिद्धांत था? डोबर्नियर का त्रिक सिद्धांत था। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 272 नंबर। आभासी और सीधी छवि के लिए दर्पण का आवर्धन कैसा होना चाहिए? देखिए, आवर्धन बराबर क्या होता है? आवर्धन m बराबर क्या होता है? देखिए, आवर्धन बराबर होता है प्रतिबिंब की ऊंचाई बटा वस्तु की ऊंचाई। क्या होता है? प्रतिबिंब की ऊंचाई बटा वस्तु की ऊंचाई होता है। ठीक है, वस्तु की ऊंचाई होता है, यानी कि हम लोग कह सकते हैं m बराबर क्या होता है? v/u। और देखिए, यहाँ पर जो u का मान होता है हमेशा निगेटिव होता है, चाहे वह अवतल दर्पण हो या उत्तल दर्पण। उत्तल और अवतल दर्पण दोनों में u बराबर क्या होता है? u बराबर -u होता है। ठीक, तो देखिए, क्वेश्चन क्या कर रहा है? आभासी और सीधी छवि के लिए दर्पण का आवर्धन कैसा होना चाहिए? देखिए, जब m का मान पॉजिटिव आता है, जब m का मान कैसा आता है? धनात्मक। जब m का मान धनात्मक आता है तो इसमें आवर्धन कैसा होता है? देखिए, जब m का मान धनात्मक आता है तो ये होता है आभासी एवं सीधा। आभासी एवं सीधा होता है।
उसी तरह अगर m का मान m बराबर निगेटिव आता है तो देखिए आवर्धन क्या होता है, m बराबर अगर निगेटिव आता है तो उसमें बना प्रतिबिंब कैसा होता है, वास्तविक एवं उल्टा, वास्तविक एवं उल्टा होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 273, बल का किया गया कार्य धनात्मक होता है, कब होता है? देखिए बल का फॉर्मूला क्या होता है, बल का फॉर्मूला होता है, बल का फॉर्मूला क्या होता है, F इंटू एस, यानी कि बल गुना विस्थापन इंटू कॉस थीटा होता है। देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है, बल द्वारा किया गया कार्य धनात्मक कब होता है? देखिए ऑप्शन नंबर 1 क्या दिया है, विस्थापन बल के लंबवत होता है। देखिए अगर विस्थापन बल के लंबवत होता है तो कॉस थीटा का मान कितना हो जाएगा, यहाँ पर कॉस थीटा का मान कितना होगा, 90 डिग्री हो जाएगा। तो F इंटू एस इंटू कॉस 90 डिग्री का मान कितना होता है, कॉस 90 डिग्री का मान कितना होता है, 0 होता है, यहाँ पर 0। W बराबर इस सिचुएशन में क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो ये तो क्वेश्चन ऐसे ही गया। देखिए बल द्वारा किया गया कार्य धनात्मक कब होता है? अब देखिए आरोपित बल में से कोई विस्थापन नहीं होता है। देखिए वर्क का फॉर्मूला क्या होता है, बल गुना विस्थापन होता है। जब विस्थापन ही नहीं होगा तो उसमें कोई वर्क ही नहीं होगा, अगर विस्थापन शून्य होगा तो उसमें कोई वर्क नहीं होगा, तो ये भी ऑप्शन नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए विस्थापन बल की विपरीत दिशा में होता है। देखिए विस्थापन बल की विपरीत दिशा में कब होते हैं? देखिए W बराबर क्या होता है, वर्क बराबर एफ एस इंटू कॉस थीटा होता है। देखिए विपरीत दिशा में होने के लिए थीटा का मान कितना होता है, थीटा का मान होता है 180 डिग्री। W बराबर क्या हो जाएगा, एफ एस इंटू -1, यहाँ से क्या आ जाएगा, W बराबर -है। ठीक, इसमें क्या हो रहा है, इसमें तो निगेटिव हो रहा है, इसमें क्या हो रहा है, वर्क निगेटिव हो रहा है, ये भी नहीं होगा। अब देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है, विस्थापन बल की दिशा में हो रहा है। ठीक, ये रहा विस्थापन, ये बल रहा हो रहा है किस दिशा में हो रहा है, विस्थापन की दिशा में हो रहा है। तो इस स्थिति में क्या होता है, W बराबर होता है F इंटू एस इंटू कॉस थीटा। ठीक, देखिए इस स्थिति में कॉस थीटा का मान हम लोग क्या लेते हैं, कॉस थीटा का मान हम लोग 0 लेते हैं। तो W बराबर क्या हो जाएगा, F इंटू एस। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, विस्थापन बल की दिशा में होता है। आई होप आपको वो समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जब सिल्वर क्लोराइड को सूर्य के प्रकाश में रखा जाता है तो यह किसके बनने के कारण भूरे रंग का हो जाता है? देखिए इसका सही आंसर क्या होगा, 274 का सही आंसर होगा बी। देखिए जब सिल्वर क्लोराइड को सूर्य के प्रकाश में रखा जाता है, जब सिल्वर क्लोराइड को सूर्य के प्रकाश में रखा जाता है तो क्या बनाता है, देखिए 2Ag प्लस Cl2 बनाता है। क्या बनाता है, 2Ag प्लस Cl2। और जो Ag बनाता है उसका रंग कैसा होता है, भूरा होता है। कैसा होता है, भूरा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए 275 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल पानी में घुलने पर H प्लस आयन प्रदान करता है? इसका सही आंसर क्या होगा, एसिटिक अम्ल। एसिटिक अम्ल है जो पानी में घुलने पर H प्लस आयन प्रदान करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, न्यूमेरिकल है। देखिए इसमें क्या कह रहे हैं, 350 न्यूटन का एक बल 500 किलोग्राम के एक द्रव्यमान पर लगाया जाता है, तो ज्ञात क्या करना है, त्वरण ज्ञात करना है। देखिए इस तरह का क्वेश्चन का आप ऑप्शन से भी बना सकते हैं। देखिए त्वरण का ऐसा ही मात्रक क्या होता है, त्वरण का ऐसा ही मात्रक होता है मीटर सेकंड -2। इस हिसाब से इसका आंसर क्या हुआ, डी हुआ। देखिए बनेगा कैसा, ए बराबर होता है एम इंटू ए। एफ कितना दिया हुआ है, एफ दिया हुआ 350 न्यूटन, एम का मान कितना है 500 केजी है, और ए हमको निकालना है। तो ए बराबर क्या हो जाएगा, सिंपली 350 बटा, ए बराबर क्या हो जाएगा 350 बटा 500 हो जाएगा। ठीक, यहाँ से कितने बार में जाएगा, 0.7। 0.7 क्या, 0.7 होता है मीटर पर सेकेंड एक स्क्वायर। ठीक, देखिए इस तरह का जब भी क्वेश्चन है, आप बस 1 सेकेंड का क्वेश्चन है, आप इसका बस क्वेश्चन देखिए, ऑप्शन देखिए और आंसर मार दीजिए। क्योंकि जो त्वरण का बीमा होता है क्या होता है, त्वरण का ऐसे ही मतलब मीटर पर सेकेंड एक स्क्वायर होता है। ठीक, आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए जड़ों की कोशिकाएं में लंबे रोमे जैसे भाग को क्या कहते हैं? इसका सही आंसर क्या होगा, रूट हेयर कहते हैं। जैसे क्वेश्चन क्या बोल रहा है, जड़ों की कोशिकाओं में लंबे रोम जैसे, देखिए रोम किसको बोला जाता है, रोम हेयर को ही बोला जाता है। रोम किसको बोला जाता है, हेयर को ही बोला जाता है। उस भाग को क्या कहा जाता है? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, रूट हेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत में चेरापूंजी, विशाखापट्टनम, कोलकाता इत्यादि जैसे स्थानों में हवा में पानी का उच्च स्तर, ठीक, जिसको जल वाष्प भी कहते हैं, ऐसे स्थानों के वातावरण को क्या कहते हैं? देखिए इसका सही आंसर क्या होगा, आर्द्र। आर्द्रता को किससे मापा जाता है,
अगर क्वेश्चन ये पूछ दे कि आर्द्रता को किससे मापा जाता है, तो इसका सही आंसर क्या होगा, हाइग्रोमीटर। किससे मापा जाता है, हाइग्रोमीटर से मापा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए 229, एसआई पत्ती में त्वरण की इकाई क्या होता है, तो इसका सही आंसर क्या होगा, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 280 नंबर। देखिए निश्वासन द्वारा क्या होता है, इसका सही आंसर क्या होगा, फेफड़ों की अविस्फीति। निश्वासन मतलब क्या होता है, फेफड़ों की अविस्फीति होता है। देखिए निश्वासन करने का मतलब क्या है, जब हम लोग श्वसन लेकर पूरा जब सांस छोड़ते हैं तो उस स्थिति को क्या कहा जाता है, उस स्थिति को ही कहा जाता है निश्वासन। तो उस स्थिति में क्या होता है, जो फेफड़ा होता है अपने पुराने अवस्था में आ जाता है, तो उसको क्या बोलते हैं, फेफड़ों की अविस्फीति। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए ऐसे ऑक्साइड जो अम्लों के साथ साथ क्षारों के साथ भी अभिक्रिया करते हैं उसे क्या बोला जाता है। देखिए वैसे ऑक्साइड जो अम्लों के साथ साथ क्षार के साथ भी अभिक्रिया करते हैं उसको क्या बोला जाता है, उभयधर्मी ऑक्साइड बोला जाता है। उभयधर्मी ऑक्साइड को क्या बोला जाता है, एम्फोटेरिक। देखिए जैसे कि आप लोग आगे के क्वेश्चन में जाइएगा तो उभयधर्मी ऑक्साइड का एग्जाम्पल भी पूछते हैं। तो उभयधर्मी ऑक्साइड का एग्जाम्पल क्या होता है, देखिए इससे एग्जाम्पल लिखते हैं हम लोग। एल्युमिनियम का ऑक्साइड होता है, जिंक का ऑक्साइड होता है, लेड का ऑक्साइड होता है और बेरिलियम का ऑक्साइड है। इसका ऑक्साइड कैसे होते हैं, उभयधर्मी होते हैं। ठीक है, उभयधर्मी प्रकृति के होते हैं। एल्युमिनियम, जिंक, लेड और बेरिलियम के ऑक्साइड कैसे होते हैं, उभयधर्मी प्रकृति के होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 282 नंबर। अब देखिए यहाँ से क्वेश्चन एक और पूछता है कि धातु के जो ऑक्साइड होते हैं वो कैसा होता है। धातु का ऑक्साइड, अगर क्वेश्चन ये पूछ दे कि धातु की ऑक्साइड की प्रकृति कैसी होती है, धातु की ऑक्साइड की प्रकृति और अधातु की ऑक्साइड की प्रकृति कैसी होती है। देखिए जो धातु की ऑक्साइड होती है वो कैसा होता है, क्षारीय होता है। इसी तरह जो अधातु के ऑक्साइड होता है वो कैसा होता है, अम्लीय होता है। ठीक, आई होप इतना आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 282 नंबर। देखिए परमाणु संलयन में प्रतिक्रियाएं स्वचालित रूप से होती है। परमाणु संलयन किस में होता है, इसका सही आंसर क्या होगा, सूर्य में। परमाणु रिएक्टर में क्या होता है, जो परमाणु रिएक्टर में होता है वो परमाणु विखंडन होता है। क्या होता है, परमाणु रिएक्टर में परमाणु विखंडन होता है, और परमाणु बम में भी क्या होता है, परमाणु विखंडन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए हाइड्रोकार्बन के पूर्ण दहन के परिणाम स्वरूप क्या बनता है। देखिए जब हाइड्रोकार्बन का पूर्ण दहन होता है तो उसमें क्या बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड और जल बनता है। हाइड्रोकार्बन किसे कहते हैं, हाइड्रोजन और कार्बन से मिले तत्व को क्या बोला जाता है, हाइड्रोकार्बन बोला जाता है। पिछले वीडियो में हाइड्रोकार्बन के बारे में हमने पूरा डिटेल बता दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए लिटमस विलयन किससे प्राप्त किया जाता है, इसका सही आंसर क्या होगा, लाइकेन होगा। लिटमस किससे प्राप्त किया जाता है, लाइकेन से प्राप्त किया जाता है। अगर क्वेश्चन ने पूछ दे कि लाइकेन का रंग कैसा होता है, तो लाइकेन का रंग कैसा होता है, बैंगनी कलर का होता है, बैंगनी या जामुनी कलर का होता है। ठीक है, बैंगनी या जामुनी कलर का होता है। देखिए लाइकेन प्राप्त किससे होता है, देखिए लिटमस तो लाइकेन से प्राप्त होता है, लेकिन लाइकेन होता क्या है। देखिए जो लाइकेन होता है वो कवक और शैवाल का मिश्रण होता है। कवक और शैवाल होते हैं जो सहजीवता दर्शाते हैं। ठीक, देखिए क्वेश्चन ये भी पूछते हैं कि जो लिटमस विलयन है वो अम्ल को किस में बदल देता है। देखिए जो लिटमस विलयन होता है ना वो अम्ल को, अगर लिटमस विलयन पर अम्ल को डाला जाता है तो नीले लिटमस को क्या बदल देता है, नीले लिटमस को लाल में बदल देता है, नीले लिटमस को लाल में कन्वर्ट कर देता है। अगर यही क्षार पूछे तो जो क्षार होता है लाल को किस में बदल देता है, नीले लिटमस में बदल देता है। आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Which of the following is not based on the practical application on heating effect of electricity। देखिए इसके कहने का मतलब है निम्नलिखित में से कौन सा जो दैनिक एप्लीकेशन है जिसको हम लोग दैनिक यूज करते हैं वो हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पर आधारित नहीं है, यानी कि जो विद्युत का ऊष्मा प्रवाह होता है उस पर आधारित नहीं है। देखिए इसका सही आंसर क्या होगा, इलेक्ट्रिक बेल होगा, यानी कि विद्युत घंटी। इसका सही आंसर क्या होगा, विद्युत घंटी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सा कथन गलत है। सभी कॉर्डेटा में क्या होता है, देखिए सभी कॉर्डेटा में मेरुदंड होता है, कोलोमेट भी होता है, पृष्ठीय तंत्रिका नाल भी होता है। इसका सही आंसर क्या होगा, डिप्लोप्लास्टिक। देखिए कॉर्डेटा जो होते हैं वो डिप्लोप्लास्टिक नहीं होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पोटेंशियल एनर्जी, स्थितिज ऊर्जा किसके बराबर होता है, स्थितिज
ऊर्जा बराबर क्या होता है, स्थितिज ऊर्जा बराबर होता है mgh। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 25 डिग्री सेल्सियस पर हवा में ध्वनि की गति कितनी होती है। तो इसका सही आंसर क्या होगा, 346 मीटर पर सेकंड हो जाएगा। 288 का आंसर क्या हो जाएगा, 346 मीटर पर सेकंड। अब देखिए अगर 0 डिग्री सेल्सियस पर पूछे, अगर 0 डिग्री सेल्सियस पर पूछे तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, 331 मीटर पर सेकंड। अगर यही 22 डिग्री सेल्सियस पर पूछे तो 22 डिग्री सेल्सियस पर हवा में ध्वनि का वेग कितना होता है, 344 मीटर पर सेकंड। ठीक, आई होप आपको इतना समझ में आया होगा। देखिए 25 डिग्री सेल्सियस पर हवा में ध्वनि की गति कितनी होती है, 346 मीटर पर सेकंड। अगर क्वेश्चन ये 0 डिग्री सेल्सियस पर पूछे, 0 डिग्री सेल्सियस पर हवा में ध्वनि की गति कितनी होती है, इसका सही आंसर क्या होगा, 331 मीटर पर सेकंड। अगर 22 डिग्री सेल्सियस पर पूछे तो इसका सही आंसर क्या होगा, 344 मीटर पर सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 289 नंबर। देखिए 520 ग्राम पानी में 45 ग्राम नमक को मिलाकर 1 बिलियन तैयार किया जाता है, तो द्रव्यमान सांद्रता के संदर्भ में द्रव्यमान प्रतिशत की गणना कीजिए। देखिए ये सिंपल क्वेश्चन किसका है, परसेंटेज का है। किसका क्वेश्चन है, परसेंटेज का है। तो देखिए परसेंटेज हम लोग कैसे निकालते हैं, जो जिसका निकालना रहता है उसको ऊपर लिखते हैं 45, और टोटल को कहाँ लिखते हैं, नीचे लिखते हैं। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 520 प्लस 45 इंटू 100 हो जाएगा। तो 45 बटा कितना हो जाएगा, 565 हो जाएगा गुने 100। इस हिसाब से इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, 7.96% हो जाएगा। तो इसका सही आंसर क्या होगा, 289 का ए होगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मिश्र धातु में टिन होता है, निम्न में से किस मिश्र धातु में टिन होता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, सोल्डर हो जाएगा। सोल्डर किसका है, मिश्र धातु है। एशियन प्लस पीबी, लेड प्लस टीना का है। पीतल किसका है, पीतल मिश्र धातु होता है। कॉपर प्लस जिंक का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, देखिए द एलिमेंट हैविंग सिमिलर एटॉमिक नंबर, यानी कि परमाणु संख्या, परमाणु संख्या क्या कह रहा है, समान परमाणु संख्या। ऐसे तत्व जिनके समान परमाणु संख्या हो लेकिन डिफरेंट एटॉमिक मासेस हो, यानी कि अलग परमाणु भार हो। देखिए ऐसे तत्व जिनका परमाणु क्रमांक, परमाणु संख्या 1 हो लेकिन उनका परमाणु द्रव्यमान अलग अलग हो, उसको क्या बोला जाता है। देखिए उसको बोला जाता है आइसोटोप। आइसोटोप यानी समस्थानिक बोला जाता है। आइसोटोप किसको बोला जाता है, समस्थानिक को बोला जाता है। देखिए समस्थानिक किसको बोला जाता है, समस्थानिक। समस्थानिक में क्या होता है, देखिए समस्थानिक में क्या होता है, परमाणु संख्या किसी भी तत्व का परमाणु संख्या क्या होता है, परमाणु संख्या समान रहता है, लेकिन जो परमाणु भार होता है, लेकिन क्या होता है, जो परमाणु भार होता है, परमाणु भार अलग अलग होता है। परमाणु भार क्या होता है, अलग अलग होता है। देखिए इसका एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे कि हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक होते हैं। हाइड्रोजन के कितने समस्थानिक होते हैं, 3 समस्थानिक होते हैं। हाइड्रोजन 1 हाइड्रोजन 1 2 और हाइड्रोजन 1 3। देखिए इसको क्या बोला जाता है, इसको बोला जाता है प्रोटियम। इसको क्या बोला जाता है, प्रोटियम बोला जाता है। इसको क्या बोला जाता है, इसको ड्यूटेरियम बोला जाता है। ड्यूटेरियम बोला जाता है। ड्यूटेरियम को और क्या बोला जाता है, इसको भारी जल बोला जाता है। इसको क्या बोला जाता है, भारी जल बोला जाता है। और इसको क्या बोला जाता है, इसको ट्राइटेरियम बोला जाता है। ट्राइटेनियम बोला जाता है। ठीक है, देखिए समस्थानिक किसे कहते हैं, जिसका परमाणु संख्या एक समान हो लेकिन परमाणु भार अलग अलग हो। अगर यही क्वेश्चन आइसोबार पूछे, देखिए आइसोबार किसको बोला जाता है, आइसोबार इसका जस्ट उल्टा होता है। आइसोबार में क्या होता है, परमाणु भार समान होता है। आइसोबार में क्या होता है, परमाणु भार समान होता है और परमाणु संख्या अलग अलग होता है। परमाणु संख्या क्या होता है, अलग अलग होता है। देखिए आइसोटोप में क्या होता है, समस्थानिक में क्या होता है, परमाणु संख्या समान होता है लेकिन परमाणु भार क्या होता है, अलग अलग होता है। उसके जस्ट उल्टा क्या होता है, आइसोभार होता है। आइसोभार को बोला जाता है संभारिक बोला जाता है। संभारिक में क्या होता है, परमाणु भार समान होता है लेकिन परमाणु संख्या अलग अलग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द रीजन ऑफ हाई डेंसिटी यानी कि उच्च घनत्व वाले पार्टिकल्स इन मीडियम ड्यूरिंग प्रोपोगेशन ऑफ साउंड। देखिए इसके कहने का मतलब क्या है, देखिए जब ध्वनि संचरण करता है, मान लीजिए ध्वनि है, ठीक है, ध्वनि है, कोई माध्यम है जिसमें ध्वनि क्या कर रहा है, संचरण कर रहा है। तो देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है, द रीजन ऑफ हाई डेंसिटी, यानी कि हाई डेंसिटी करने का मतलब क्या है, सघन माध्यम। हाई डेंसिटी करने का मतलब क्या है, सघन माध्यम। ठीक है, यहाँ पे सघन माध्यम हो गया, क्या हो गया, सघन माध्यम हो गया।
और यहाँ पर क्या हो गया, विरल माध्यम हो गया। ठीक है, यहाँ पर क्या हो गया, सघन माध्यम, फिर यहाँ पर सघन माध्यम हो जाता है, यहाँ पर क्या हो जाता है, विरल माध्यम। देखिए सघन माध्यम किससे कहते हैं, जहाँ पर ज़्यादा भीड़ भाड़ हो। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, द रीजन ऑफ हाई डेंसिटी ऑफ पार्टिकल्स इन द मीडियम ड्यूरिंग प्रोपोगेशन ऑफ साउंड, यानी कि जो साउंड का संचरण होता है उसमें हाई डेंसिटी होला, तो हाई डेंसिटी को क्या बोला जाता है, कंप्रेशन बोला जाता है। क्या बोला जाता है, कंप्रेशन बोला जाता है। और जो लो डेंसिटी आता है उसको क्या बोला जाता है, रेयर फ्रैक्शन बोला जाता है, रेयर फ्रैक्शन बोला जाता है। कंप्रेशन को हिंदी में क्या बोला जाता है, संपीड़न बोला जाता है। कंप्रेशन को हिंदी में क्या बोला जाता है, संपीड़न बोला जाता है। और रिफ्रैक्शन को हिंदी में क्या बोला जाता है, विरल माध्यम होता है। तो देखिए जहाँ पर उच्च घनत्व होता है वहाँ पर क्या होता है, संपीड़न होता है, और जहाँ पर निम्न घनत्व होता है उसको क्या बोला जाता है, विरल माध्यम होता है। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। तो इसका सही आंसर क्या होगा, 292 का सही आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 293 नंबर। देखिए 1 किलोग्राम की एक वस्तु को 10 मीटर की ऊंचाई तक उठाया जाता है, तो गुरुत्व बल द्वारा किया गया कार्य क्या होगा। देखिए 293 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। W बराबर क्या होता है, W बराबर होता है mgh, ठीक, mgh। लेकिन क्वेश्चन क्या कर रहे हैं, गुरुत्व बल, देखिए 10 मीटर की ऊंचाई तक उठाया जाता है। अगर हम लोग गुरुत्व के विरोध काम करते हैं तो आगे क्या लगाया जाता है, माइनस लगाया जाता है। ठीक, तो देखिए W बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पर माइनस होगा। m का मान कितना दिया हुआ है, 1 दिया हुआ है। g का मान कितना दिया है, 9.8। और वस्तु को कितना मीटर तक उठाया जाता है, 10 मीटर तक उठाया जाता है। तो इसका सही आंसर क्या होगा, -98 जूल। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, -98 जूल। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए यदि एक कार 200 जूल ऊर्जा का उपयोग करता है तो इसका उत्पादन 500 जूल है, तो कार की दक्षता बराबर क्या होगा। देखिए यह भी जो क्वेश्चन है सिंपली परसेंटेज का है। ठीक, तो देखिए अगर हम लोग किसी का भी परसेंटेज निकालते हैं तो कैसे निकालते हैं, यहाँ पर 500 हो जाएगा। ठीक, और जो टोटल रहता है उसको कहाँ लिखा जाता है, नीचे लिखा जाता है, 2000 जूल होगा। दक्षता पूछ रहा है यानी कि परसेंटेज पूछ रहा है, 100 से गुना कर देंगे 4 बार में, ये 25 बार में जाएगा। तो इसका सही आंसर क्या होगा, 294 का बी, 25%। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए निम्नलिखित में से कौन सा एक तत्व नहीं है, तो देखिए इसका सही आंसर क्या होगा, पानी। पानी क्या है, यौगिक है। पानी क्या है, यौगिक है। किसका यौगिक है, हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन का है, यौगिक है। ठीक है, H2O है। देखिए तत्व किसे कहते हैं, तत्व किससे कहा जाता है, तत्व उस पदार्थ को कहा जाता है जिसके सभी अणु एक ही पदार्थ के मिलकर बने होते हैं, उसको क्या बोला जाता है, तत्व बोला जाता है। जिसमें एक ही प्रकार के परमाणु मौजूद हो उसको क्या बोला जाता है, तत्व बोला जाता है, तत्व बोला जाता है। लेकिन पानी में ऐसा नहीं है, पानी में किसका किसका परमाणु मौजूद है, हाइड्रोजन का भी मौजूद है और ऑक्सीजन का भी मौजूद है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अली कुली सलीम और अबू ताबिल कलीम किसके शासनकाल के दौरान महत्वपूर्ण कवि थे। इसका सही आंसर क्या होगा, शाहजहां। 296 का सही आंसर क्या होगा, शाहजहां होगा। देखिए अली कुली सलीम और अबू तालिब कलीम किसके शासनकाल के कवि थे, इसका सही आंसर क्या होगा, शाहजहां। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए जंगलों के संरक्षण और नए पेड़ों के रोपण हेतु लोगों में जागरूकता पैदा करने के लिए वर्ष 1950 में किसके द्वारा वन महोत्सव की शुरुआत की गई। इसका सही आंसर क्या होगा, KM मुंशी द्वारा। किसके द्वारा शुरुआत की गई वन महोत्सव के, इसका सही आंसर क्या होगा, KM मुंशी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी गुरुत्वीय स्थिरांक जी की इकाई है। देखिए जी बराबर होता क्या है, जी बराबर होता है F इंटू R² बटा M इंटू एम, जहाँ M क्या है, द्रव्यमान है। M क्या है, द्रव्यमान है। ठीक, R क्या होता है, त्रिज्या होता है, और F क्या होता है, बल होता है। तो देखिए बल का सही मात्रक क्या होता है, बल का सही मात्रक होता है न्यूटन होता है। दूरी का सही मात्रक क्या होता है, त्रिज्या का, यहाँ पर मीटर हो जाएगा, मीटर² हो जाएगा। और द्रव्यमान का क्या होता है, kg होता है, यानी कि kg² हो जाएगा। इस तरह जी का जो SI मात्रक है, जी का SI मात्रक क्या हो जाएगा, जी बराबर क्या हो जाएगा, न्यूटन मीटर² पर kg² होगा। ठीक, देखिए जी का मान भी पूछता है, जी का मान कितना होता है। देखिए जी का मान कितना होता है, जी का मान होता है 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर² पर kg²। देखिए क्वेश्चन ये भी पूछ देता है, जो जी का मान है 6.67 इंटू 10⁻⁻11, इसका मान कौन ज्ञात किया था। तो इसका सही आंसर क्या होगा, इसका मान सर्वप्रथम हेनरी कैंडविस ने ज्ञात किया था। कौन ज्ञात किया था, हेनरी कैंडविस।
हेनरी कैंडिस ने ज्ञात किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल द हॉरिजेंटल रो आर कॉल्ड। देखिए जो मेंडलीव का आवर्त श्रेणी था रो और कॉलम में विभाजित है। तो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, हॉरिजॉन्टल रो, यानी कि इस तरह का जो हॉरिजॉन्टल रो रहता है उसको क्या बोला जाता है, इसको बोला जाता है आवर्त यानी कि पीरियड। क्या बोला जाता है, आवर्त बोला जाता है। क्वेश्चन ये भी पूछता है कि जो मेंडलीव्स का पीरियोडिक टेबल है उसमें कितने पीरियड और कितने ग्रुप थे। देखिए मेंडलीव्स का आवर्त सारणी में 9 वर्ग यानी कि 9 ग्रुप थे। 9 क्या थे, ग्रुप थे। और पीरियड की संख्या कितना था, 7 था। पीरियड कितना था, 7 था। और ग्रुप कितना था, 9। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन अलाउ फॉर ग्रेटर वेरिएशन टू बी जनरेटेड। देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है, किस तरह के प्रजनन के दौरान अधिक विविधता उत्पन्न होती है, अधिक विविधता उत्पन्न होती है। तो इसका सही आंसर क्या होगा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन यानी कि लैंगिक प्रजनन। देखिए जो एक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, अलैंगिक प्रजनन होता है। देखिए अलैंगिक प्रजनन में क्या होता है, अलैंगिक प्रजनन में वेरिएशन नहीं होता है, क्योंकि अलैंगिक प्रजनन में जो संतान उत्पन्न होता है उसके गुण किससे मिलते हैं, उसके गुण माता पिता से मिलते हैं। उसके गुण किससे मिलते हैं, माता पिता से मिलते हैं। तो ये ज़्यादा वेरिएशन नहीं ला पाता है। और जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है यानी कि लैंगिक प्रजनन होता है उसमें ग्रेटर वेरिएशन यानी कि बहुत प्रकार की विविधता पाई जाती है। आई होप यहाँ से आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए भारत में खादी और ग्रामोद्योग सहकारी उत्पाद संघ लिमिटेड की स्थापना कब हुई। तो 301 का सही आंसर क्या होगा, 1994। भारत में खादी और ग्रामोद्योग सहकारी उत्पाद की संरचना स्थापना कब हुई, 1994 में हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए जो 302 नंबर क्वेश्चन है ये 2-3 बार रिपीट हो चुका है। देखिए अस्कलेरन काइमा में कोशिका भित्ति किसके कारण मोटी होती है। तो इसका सही आंसर क्या होगा, 302 का लिग्निन। लिग्निन के कारण अस्कलेरन काइमा की कोशिका भित्ति क्या होती है, मोटी होती है। अस्कलेरन काइमा कैसी कोशिका है, ये होता है मृत कोशिका। ये कैसे कोशिका होता है, मृत कोशिका होता है। और जो अस्कलेरन काइमा होता है किसका उदाहरण है, यह है सरल अस्थायी ऊतक का उदाहरण है। सरल अस्थायी ऊतक का उदाहरण है। अस्कलेरन काइमा का काम क्या रहता है। देखिए जो अस्कलेरन काइमा रहता है पौधों को सुरक्षा प्रदान करता है। क्या करता है, पौधों को सुरक्षा प्रदान करता है। देखिए क्वेश्चन ये पूछता है कि अस्कलेरन काइमा कैसी कोशिका है। देखिए जो अस्कलेरन काइमा होता है मृत कोशिका होता है। किस टाइप की कोशिका है, सरल अस्थायी ऊतक का प्रकार होता है। ठीक है। और अस्कलेरन काइमा का काम क्या रहता है, अस्कलेरन काइमा का रहता है पौधों को सुरक्षा प्रदान करना बाह्य आघात से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मुक्त रूप से गिरने के दौरान पिंड किस स्थिति में होता है। देखिए जब भी कोई पिंड मुक्त रूप से गिरता है तो किस स्थिति में होता है, वो भारहीनता होता है। इसका सही आंसर क्या होगा, भारहीनता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 304 नंबर। देखिए निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय फिल्म हरियाणा की फोगाट बहनों के जीवन पर आधारित है। तो इसका सही आंसर क्या होगा, दंगल। दंगल का डायरेक्टर कौन है, नितेश तिवारी। दंगल का डायरेक्टर कौन है, नितेश तिवारी। इसमें मुख्य भूमिका कौन निभाया था, आमिर खान। मुख्य भूमिका किसका था, आमिर खान। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए पुस्तक का पृष्ठों से वही संबंध जो मशीनों का पार्ट्स है। सिंपल क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 306 नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए तरल अवस्था में पाए जाने वाली अधातु कौन सा है। इसका सही आंसर क्या होगा, ब्रोमीन। ब्रोमीन क्या है, अधातु है जो तरल अवस्था में पाया जाता है। अगर यही क्वेश्चन धातु के रूप में पूछे तो धातु का आंसर क्या होगा, पारा। कौन सा धातु है जो तरल अवस्था में पाया जाता है, इसका सही आंसर क्या होगा, पारा। लेकिन क्वेश्चन क्या बोल रहा है, तरल अवस्था में पाए जाने वाले अधातु। तो धातु कौन सा होता है, ब्रोमीन होता है। इसका सही आंसर क्या होगा, डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल हमारे पेट में उत्पन्न नहीं होता है। तो इसका सही आंसर क्या होगा, सल्फ्यूरिक अम्ल। सल्फ्यूरिक अम्ल हमारे पेट में उत्पन्न नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 308 नंबर। देखिए किस ईस्वी में कुतुबुद्दीन ऐबक ने खुद को दिल्ली का सुल्तान घोषित किया था। और दास राजवंश मतलब गुलाम वंश की शुरुआत की थी। इसका सही आंसर क्या होगा, 1206। देखिए गुलाम वंश का शासक कब से कब था। देखिए गुलाम वंश का शासक 1206 से लेकर 1290 तक था। गुलाम वंश के संस्थापक कौन थे, कुतुबुद्दीन ऐबक था। संस्थापक कौन था, कुतुबुद्दीन ऐबक था। ठीक। अगर क्वेश्चन ये पूछ दे कि जो गुलाम वंश का अंतिम शासक कौन था,
तो गुलाम वंश का अंतिम शासक कौन था? शमसुद्दीन कैमूर्स। शमसुद्दीन कैमूर्स था, ठीक है। देखिए गुलाम वंश का स्थापना कब हुआ था? 1206 में हुआ था। इसके संस्थापक कौन थे? कुतुबुद्दीन ऐबक थे। तथा अंतिम शासक कौन था? शमसुद्दीन कैमूर्स था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 309 नंबर। पौधों में फ्लोएम किसके परिवहन के लिए उत्तरदायी होता है? तो हम क्या बताए थे? फ से फ्लोएम और फ से भोजन होता है। देखिए फ्लोएम किसके लिए उत्तरदायी होता है? भोजन के लिए उत्तरदायी होता है। और जाइलम किसके लिए उत्तरदायी होता है? पानी के लिए। यहाँ पर जाइलम अगर पूछता है तो किसके लिए उत्तरदायी होता है? पानी के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 310 नंबर। देखिए यदि कार्य का मान धनात्मक हो तो जिस निकाय पर कार्य कर रहा है उसका मान क्या होगा? उसका मान 0 होगा, वह नियत रहेगा, उसकी ऊर्जा में वृद्धि होगा या उसकी ऊर्जा का ह्रास होगा। देखिए क्वेश्चन क्या पूरा है? यदि कार्य का मान धनात्मक हो तो 310 का सही आंसर क्या होगा? सी, उसके ऊर्जा में वृद्धि होगा। अगर उसका मान 0 होगा तो कोई कार्य नहीं होगा, नियत भी रहेगा तो कार्य नहीं हो पाएगा। इसका सही आंसर क्या होगा? सी, उसकी ऊर्जा में वृद्धि होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अ करंट ऑफ 2 एम्पियर, ठीक, इज मेंटेन्ड इन ए रजिस्टर ऑफ 5 ओम। द अमाउंट ऑफ चार्ज दैट फ्लो थ्रू द रजिस्टर इन 1 मिनट। देखिए क्वेश्चन क्या कर रहे हैं? किसी भी रजिस्टर 5 ओम का एक रजिस्टर है, रजिस्टर कितना है? 5 ओम का है। उसमें 2 एम्पियर का धारा प्रवाहित हो रहा है। कितना धारा प्रवाहित हो रहा है? 2 एम्पियर का धारा प्रवाहित हो रहा है। तो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि रजिस्टर इन 1 मिनट, 1 मिनट में उसमें कितना आवेश प्रवाहित होगा? 1 मिनट में उसमें कितना आवेश प्रवाहित होगा? क्यू का मान पूछ रहा है। तो देखिए आई बराबर क्या होता है? धारा बराबर क्या होता है? क्यू बाई टी होता है। तो देखिए आई का मान कितना दिया हुआ है? आई का मान 2 एम्पियर दिया हुआ है। हमको ज्ञात क्या करना है? क्यू की ज्ञात करना है। क्यू लिख देते हैं। देखिए टाइम कितना दिया हुआ है? टाइम दिया हुआ है 1 मिनट। टाइम कितना दिया हुआ है? 1 मिनट। इसको हम लोग किस में बदलते हैं? इसको हम लोग सेकेंड में बदलेंगे। तो सेकेंड में कितना हो जाएगा? 60 सेकेंड। तो देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा? 60 सेकेंड हो जाएगा। तो क्यू बराबर क्या हो जाएगा? आवेश बराबर क्या हो जाएगा? 60 गुने 2 बराबर 120 गुलाम। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? बी, 120 गुलाम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भ्रूण के लिए भोजन संग्रहित करने वाली जनन कोशिकाओं को क्या कहा जाता है? देखिए जो भ्रूण के लिए भोजन संग्रहित करता है उस जनन कोशिकाओं को क्या बोला जाता है? मादा युग्मक बोला जाता है, ठीक। देखिए दोस्तों, अगर इस वीडियो में आपको कोई ऐसा भी क्वेश्चन हो जो समझ में नहीं आया, आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, ताकि हम पूरा कोशिश करेंगे कि आपका जो भी डाउट हो हम क्लियर कर सकें। पूरा वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। ऐसे ही बने रहिए लास्ट मोमेंट रिवीजन के साथ।